लाइक अगर मेरे को आज जैसे ये ब्लेज़र बेचना है तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी ऑफ दिस ब्लेज़र शुड बी बेटर दैन ज़ाराज। शू पप्पू जाता है, फिर कस्टमर्स को पकड़ के लेके आता है, ठीक है। लोग उनके कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं, ये मैक्सिमम गलतियाँ हैं, ठीक है। और हर डिजिटल मार्केटर मुझसे एग्री करेगा। तो फेसबुक ना उसको लर्निंग फेज़ में डाल देती है, लर्निंग लिख के आता है। अब सबको लगता है कि यार ऐड तो बहुत ख़राब हो गया, बट ये ख़राब चीज़ नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पॉडकास्ट के कि ये अच्छी चीज़ क्यों है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल एडवाइस प्रो। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना आपका कोई भी बिजनेस रन हो ही नहीं सकता, दैट इज मेटा एड्स। अगर आप कोई भी छोटे बिजनेस ओनर हैं या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक एड्स के थ्रू अपना बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक एस्टैब्लिश बिजनेसमैन हैं, तो आपको मेटा एड्स की ज़रूरत पड़ेगी ही। आप इसके बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे आप एक मेटा एड के थ्रू अपने बिजनेस को ऊंचे लेवल तक लेके जा सकते हैं, कैसे आप मेटा एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेटर वे में, और किस तरीके से आपको मेटा एड्स रन करनी चाहिए ताकि आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल तक ग्रो कर सकता है। तो इसी के लिए आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि मेटा एड्स स्पेशलिस्ट है और पिछले 5 सालों से ये मेटा एड्स रन कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये इंस्टाग्राम के थ्रू भी लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से एडुकेट कर रहे हैं अबाउट मेटा एड्स। और ये उस चैनल पे बताते हैं कि किस तरीके से आप इसमें अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। अगर आप भी इन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो उनके इंस्टा हैंडल की लिंक मैंने नीचे दी गई है, आप इसे जाके फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे फॉलो करना भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी वक्त के हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं और जानते हैं हु इज लवनेश मोहला। So, hi Elvi, how are you? I'm good, Amandeep. How are you? I'm good, thanks for asking. So the first question is, I personally want to know that who is Lavnesh Mohla? You have done so much apart from being a Meta Ads specialist. For example, you are a digital marketer, a professional video editor, worked as an assistant director in filmmaking and acting, and also your interest towards the music. Yeah. I mean, that's a lot for a one person. So I want to know that how one man can have so much skills. Okay. Firstly, thank you so much for having me here. And actually, honestly, this is not a lot. मुझे लगता है कि ये बहुत कम है, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। So let's just submit this way that बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई, एंड ये सब मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, मम्मी पापा ने, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है कभी भागो मत दूर, एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारा मन कहता है, तो करते रहो। सो आई थिंक ये सब मम्मी पापा की वजह से, और कभी भी उन्होंने ये प्रेशर नहीं डाला कि यार घर में कुछ पैसे लाने हैं या कमाना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कभी नहीं था। बट अपार्ट फ्रॉम मम्मी पापा ने तो ऑफकोर्स सपोर्ट किया है, लेकिन वीडियो एडिटिंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। सो मेरी जर्नी जो चालू हुई थी वो एक्टिंग से हुई थी। आई थिंक ईयर्स बैक मैंने एक्टिंग कोर्स किया था, उसके बाद प्रोडक्शन इंटर्न रहा फॉर द फिल्म मसान, एंड फिर असिस्टेंट डायरेक्टर रहा एड फिल्म में, इंडिपेंडेंट फिल्म में मैंने एडी काम किया, एज एन एडी काम किया। उसके बाद वीडियो एडिटिंग किया, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट अगर आप कैमरा के सामने हो और आप कुछ कर रहे हो तो कैमरा के पीछे क्या होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैमरा के पीछे की बात हो गई, बिकॉज वीडियो एडिटिंग इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। एग्जैक्टली। बट वहाँ से बहुत नॉलेज मिला, बहुत एक्सपीरियंस मिला, एंड आई थिंक अभी तक मैंने कुछ 1000 से ऊपर वीडियोज़ एडिट कर लिए हैं, एंड इट्स बीन अ लवली जर्नी, एंड द जर्नी इज स्टिल ऑन, एंड आई थिंक इट विल कीप ऑन गोइंग। फिर आई एम मेटा एड्स, एंड मेटा एड्स हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन एंड प्रोफेशन। आई बिलीव कि एक ऐसी चीज़ हर इंसान को आनी चाहिए कि अगर आप कभी भी कोई बिज़नेस चालू करो, देखो जो जॉब भी करता है ना कभी वो बिज़नेस चालू करता है, तो आप कोई भी बिज़नेस करो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आपको बेचना आना चाहिए।
राइट। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वेयर मुझे लगा कि यार मेटा एड्स सीखते हैं। फिर सीखा एंड वीडियो एडिटिंग के थ्रू मैंने कंटेंट डालना चालू किया, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, एंड दैट्स हाउ इट क्लिक्ड। सो ये सब थोड़ी चीज़ें हैं, बट देयर इज़ अ लॉट टू डू नाउ। अभी Right. बहुत कुछ बाकी है। But according to me, that's a lot. I mean, अच्छा personally, I can't learn इतनी सारी चीज़ें एक ही साथ एक बंदे में होना is a big thing. नहीं यार, आसान है, सीख लोगे अभी। Okay, so जैसे कि आपने बताया मेटा एड्स, so आपके पास इतनी सारी स्किल्स हैं, आप अपनी नीश के लिए कुछ भी चूज कर सकते थे। आप अपने करियर के लिए कोई भी ऑप्शन ले सकते थे, आप एक्टिंग में जा सकते थे, आप जैसा वीडियो एडिटिंग में जा सकते थे। तो व्हाट ब्रिंग्स यू टू मेटा एड्स? वेल, आई वुड लव टू टीच वीडियो एडिटिंग। मेरे को एडिटिंग से बहुत प्यार है, और एक्चुअली मेटा एड जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं कंटेंट डालता हूँ, जो मैंने ऑनलाइन कोर्स रिलीज़ किया है, वो सब प्लान नहीं था। मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में बहुत बात की, प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में बात की, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब ऑटोमेशन, सबके बारे में बात की। बट अच्छा, ये सब में से जो मेन फोकस था वो मेटा एड्स था हमेशा। तो मैंने मेटा एड्स की रील्स डालना चालू किए। आई स्टार्टेड शेयरिंग माई नॉलेज, एंड वो रील्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने कांटेक्ट किया, और मैंने कंसल्टेशंस चालू किए। उसके बाद ऑन रिक्वेस्ट मैंने एक कोर्स निकाला। तो यू नो, इट वॉजंट प्लान्ड, इट जस्ट हैपेंड। या वन थिंग लेड टू अनदर, एंड इट जस्ट क्लिक्ड। आई गॉट सम वेरी गुड रिस्पॉन्सेज, एंड मैंने एक कोर्स निकाल दिया, एंड आई स्टार्टेड विद मेटा एड्स एज वेल। बट मुझे मौका मिले तो मैं वीडियो एडिटिंग भी सिखाऊंगा, बस मौका मिलना चाहिए। लेकिन अभी दोनों एक साथ सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, दो काम एक साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, सो बेसिकली मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया मेटा एड्स, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ चलती है कि मेटा एड्स और गूगल एड्स एक ही होते हैं। मेरे पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं भी यही सोचती थी कि मेटा एड्स और गूगल एड्स एक होते हैं। तो आप एज अ स्पेशलिस्ट मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटा एड्स एंड गूगल एड्स? तो आई थिंक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत लोगों को रहता है, एंड आई एम वेरी ग्लैड आपने पूछा। ये जो मेटा एड्स और गूगल एड्स है ना, इसमें क्या होता है, मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आई बीन रनिंग मेटा एड्स एक्टिवली, बट आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सी विल स्टार्ट विद गूगल एड्स, ठीक है? ओके। अभी यहाँ पे आने से पहले ना मैं अपनी फ्रेंड को मिला था, तो उसका कुछ घर का काम चल रहा है, तो आई थिंक उसको कारपेंटर की ज़रूरत थी। ओके। एंड मैं जिस फ्लाइट में आया तो मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी, उसको भी कारपेंटर की ज़रूरत थी। हमारी ऐसी रैंडमली कुछ बात हुई थी, तो उसका दरवाज़ा कुछ टूट फूट गया था घर का। तो हम लोग ये टॉपिक पकड़ते कारपेंट्री का। अभी अगर किसी को कारपेंटर चाहिए तो इंसान क्या करता है? सबसे पहले इंसान क्या करता है, वो रह जाता है गूगल पे और टाइप करता है कारपेंटर्स नियर मी, ओके? एंड बहुत चीज़ें खुल जाती है अबाउट यहाँ पे कारपेंटर है, वहाँ पे कारपेंटर है। बट यू कैन नॉट डू दिस ऑन मेटा। लाइक आप इंस्टाग्राम पे सर्च में जाके नहीं लिख सकते दैट यू नो कारपेंटर्स नियर मी, या कारपेंटर्स इन सो एंड सो एरिया इन गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, और प्लम्बर्स, और यू नो ऐसी चीज़ें। सो दीज थिंग्स आर बिग प्रॉब्लम्स दैट नीड्स इमीडिएट सॉल्यूशंस। ओके, दिस इज़ द थिंग। सो अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो यूजुअली लोग गूगल पे जाते हैं। इंस्टाग्राम पे कैसा है दैट ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स नहीं है। गूगल पे आप ये सब ना अपनी प्रॉब्लम लेके जा सकते हो। सो इट बॉइल्स डाउन टू टू थिंग्स, फाइंडिंग ऑन द इंटरनेट एंड बीइंग फाउंड ऑन द इंटरनेट। इसको लोग सर्च वर्सेस स्क्रॉल भी बुलाते हैं। मैं आपको ना एक रफ एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपको कारपेंटर चाहिए तो आप कारपेंटर टाइप करोगे और आपको बहुत लिस्ट दिखेगी गूगल पे। सो यू आर बेसिकली फाइंडिंग, करेक्ट? आप जब इंस्टाग्राम खोलते हो, आप स्क्रॉल करते हो, आप देखोगे अचानक यू नो ऐसे ब्लेजर्स के ऐड आपको दिख जाएंगे, यू नो वॉलेट्स के ऐड दिख जाएंगे। सो यू आर बीइंग फाउंड ऑन द इंटरनेट बाय मेटा। तो मेटा के जो एड्स हैं वो आपके पास आते हैं, गूगल में आप गूगल के पास जाते हो। दैट इज़ द डिफरेंस। प्लस I'll also say that Google is about search, Meta ads is more about scrolling. अब इसके अंदर ना मैं एक छोटी सी और डिटेल आपको बताता हूँ। देखिए, एक फनल होता है, ओके?
सो मिडल ऑफ द फनल जो होता है उसे हम मोफू कहते हैं, मिडल ऑफ द फनल इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज वार्म ऑडियंस। ओके। तो जो वार्म ऑडियंस होती है ना वो गूगल में आती है। कैसे कि आज मुझे अगर पैकर्स एंड मूवर्स चाहिए तो मैं पैकर्स एंड मूवर्स टाइप करता हूँ, मुझे बहुत इमीडिएट नीड है, ठीक है, मुझे 4 दिन में शिफ्ट होना है और तो मुझे पैकर्स एंड मूवर्स का नंबर दिखा, मैंने कॉल किया, तो मैं ऑलरेडी ना उनका एक लीड बन चुका हूँ, मैं एक वार्म ऑडियंस में आ गया हूँ। तो जब भी आप एक वार्म ऑडियंस को टारगेट करते हो गूगल पे या कहीं पे भी, वो कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा हो जाता है। तो अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है, कोई सोच रहा है यार मेरा बिजनेस है, अब मैं क्या स्टार्ट करूँ, गूगल एड्स करूँ या फेसबुक एड्स करूँ, तो ये ध्यान देना चाहिए दैट गूगल एड्स कंपैरेटिवली हल्का सा एक्सपेंसिव है। डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट स्टार्ट के लिए आई माइट से दैट मेटा वुड बी द मेन प्लेटफॉर्म। क्योंकि क्या होता है, मेटा के जो एड्स हैं ना, इट इज़ विजुअली वेरी अपीलिंग, बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं, कराउजल्स होते हैं। अब ये सब ना गूगल पे आता है, लाइक यूट्यूब एड्स पे आप दिखा सकते हो वीडियोस एंड स्टफ, बट इतना इम्पैक्टफुल फॉर द बिगनिंग नहीं रहता। तो गूगल इज स्लाइटली एक्सपेंसिव एंड इफ़ एनीवन इज स्टार्टिंग कि यार मुझे अभी स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूँ, तो मैं कहूँगा कि आप दोनों नाव में पाँव मत डालिए, क्योंकि ये दोनों नाव में छेद है, ठीक है। तो एक नाव में बैठ जाइए मेटा एड्स में। जब आप 6-8 महीने इसको अच्छे से स्केल अप कर लोगे, उसके बाद यू कैन थिंक कि मैं गूगल को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि गूगल का जो ग्राफ है ना वो ऐसे रहता है, बहुत ऊपर जाता है पर बहुत लेट जाता है, धीरे धीरे चलता है। फेसबुक का ऐसे है, इट विल गो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, मतलब कि आज ईद है तो कल रोज़ा। लेकिन अगर आप फेसबुक एड्स अच्छे से सीख गए, समझ गए, तो ये ईद होगी और रोज़ा बहुत कम टाइम का होगा, तो ऊपर नीचे थोड़ा कम होने लगेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग मेटा। सो इफ़ यू आस्क मी व्हाट वुड आई डू, तो आई वुड स्टार्ट विद मेटा एड्स बट इवेंचुअली गो टू गूगल एड्स। ओके, सो एज आपने अभी आंसर देके ये क्लियर कर दिया है कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हैं या हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग ही है, तो हमें पहले मेटा एड्स में जाना चाहिए, देन एक टाइम के बाद जब आप अच्छा अपस्केल कर लो या अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लो, उसके बाद हम गूगल एड्स में जंप कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, जिसका आपने आंसर दे दिया है, बट आई वॉन्ट टू नो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टाग्राम पे किसी का कोई अकाउंट है और वहाँ पे वो अपने ज्वेलरी सेलिंग का बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, या फिर कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, तो कौन सी एड्स उनके लिए ज़्यादा रिजल्टेबल रहेगी, और इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट दे आर सेलिंग। ओके, सो आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग दैट आई थिंक पहले जो मैंने आंसर दिया ना, मैं उसको और थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि दिस आंसर आई थिंक इज़ नेवर एंडिंग, और अगर कोई इसको आंसर करने जाएगा तो वो करते ही जाते रहेगा, बहुत टाइम निकल जाएगा, बट मैं आपको जितना शॉर्ट में हो सकता है मैं समझा सकता हूँ। देखिए, अभी अगर गूगल पे किसी का बिजनेस है कि कोई कारपेंटर है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, तो मेटा पे ना ये ऐड चलाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ये जो प्रॉब्लम ऐसा है ना, इसको बहुत इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है। अगर कोई कारपेंटर है या प्लम्बर है, तो मेटा पे अगर उसने ऐड चला भी दिया कि मैं प्लम्बर हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, तो लोग कैसे हैं, वो लोग कभी वो चीज़ सेव नहीं करेंगे, ना नंबर सेव करेंगे, नो वन इज बॉदर्ड, दे आर लाइक कि हाँ ठीक, ऐड देखेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो जब वो प्रॉब्लम आती है तब लोगों को ढूंढना होता है, तब इंस्टाग्राम पे वो ढूंढ नहीं सकते इमीडिएटली, तब गूगल पे जाते हैं। सो इट इज़ नॉट दैट सारे बिजनेसेस आप मेटा पे कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आई थिंक 80 to 90% आप कर सकते हो। फॉर श्योर आप प्लम्बिंग एंड ऑल को भी ट्राई दे सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं चाहूँगा कि लोग मेटा एड्स पे थोड़ा फोकस करें। अगर कोई फैशन रिलेटेड है स्पेशली, या ई कॉमर्स है तो, बट अगर कोई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स है जो कारपेंटरी में आते हैं, या प्लम्बर्स है, या पैकर्स एंड मूवर्स है, यू नो, जिसमें इमीडिएट सोल्यूशंस चाहिए होता है, तो गूगल वुड बी आई थिंक द राइट प्लेटफॉर्म। बट इफ़ यू टॉकिंग टू मी अबाउट ज्वेलरी, तो मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक रील किया था, तो वो रील के बाद ना मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, एंड उनका भी आई थिंक ज्वेलरी का ही था। एंड ऑल्सो मेरे कोर्स में मेटा एड्स मेड ईजी के अंदर थोड़े लर्नर्स हैं, वो लोग की आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही बिजनेस है, एंड दे आर एक्चुअली क्रशिंग इट, दे आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है।
बट कमिंग बैक टू दैट थिंग, जो मैंने रील किया था, वो रील देख के मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, वो आई थिंक दिल्ली या गुड़गांव के थे, और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक नाम बिना परमिशन के लेना भी सही नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि उनको एड्स रन करने हैं एंड स्टफ, बट मेरे को कोर्स पे फोकस करना था। बट ऑफ कोर्स वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, हम लोग की बहुत बात हुई। तो उनका जो बजट था वो था उनका था 3-3.5 लाख रुपया पर डे। तो मतलब दैट वुड गो अराउंड 80-90 lakhs और मे बी 1 करोड़। सो वो कैसा था ना कि उसमें से 2,75,000 उन्होंने मेटा के लिए रखा था। ओके। क्योंकि वो मेटा पे एड्स रन करते थे, गूगल पे करते थे, पर मेटा पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता था। तो और वो कुछ आई थिंक 10 साल से एड्स रन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं यार, मुझे तो मेटा से आ रहा है, तो मैं मेटा पे ही फोकस करूँगा। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर ज्वेलरी का है, या अगर आप कपड़े बेच रहे हो, आप जूते बेच रहे हो, आप वॉच बेच रहे हो, वॉलेट्स, एनीथिंग, ब्रेसलेट्स, स्पेशली इन रिगार्ड्स विद फैशन स्टफ, तो मेटा's platforms like Instagram and Facebook would be the right platforms. This is what I feel. And yeah, it does depend on the nature of the product and value of the product. बट ऐसा नहीं है कि इंस्टा या फेसबुक पे आप बहुत हाई टिकट प्रोडक्ट्स बेच नहीं सकते। जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो 1,500-1,800 के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हाई टिकट में आ जाते हैं। हाई टिकट मतलब महंगे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर मैंने कोई ऐड चलाया, किसी ने वो ऐड देखा और उसको ऐड बहुत अच्छा लगा, अरे क्या टी शर्ट है, कमाल की टी शर्ट है, चलो यार खरीदते हैं, और क्लिक किया और लैंडिंग पेज पे आया, बोला 2,500 की टी शर्ट है, हाँ बहुत महंगा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे नहीं यार अब नहीं खरीदना है, ठीक है, ये हाई टिकट में आ जाता है। इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होती है थोड़ी। अगर आप एक नॉर्मल वीडियो बनाओगे, फोटो डालोगे, तो 2,500 की टी शर्ट बिकने ही नहीं वाली, ठीक है। वो 2,500 की क्यों है आपको बताना पड़ेगा। और वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट की बात करें ना, तो मैंने किसी को कंसल्टेशन दी थी, उन्होंने मेटा एड्स के थ्रू गाड़ी बेची थी। ओके। एंड वो ऐसी वैसी गाड़ी नहीं थी, आई थिंक कुछ 60-70 lakhs की बेची या 1-1.25 करोड़ की बेची थी। और उन्होंने बहुत स्मार्ट मार्केटिंग की थी। उन्होंने क्या किया था दैट उन्होंने बोला कि 6 महीना मैं ऐड चलाऊँगा और मुझे 8 से 10 लीड्स चाहिए, मुझे रोज़ 10-12 लीड्स नहीं चाहिए। तो 8 से 10 लीड्स उन्हें मिल गए 6 महीने में। उसमें से एक उन्होंने क्लोज किया और आई थिंक बहुत अच्छी अमाउंट बेची। तो ऐसा नहीं है कि अगर बहुत महंगी चीज़ है तो वो मेटा पे बिकेगी नहीं, उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी, अलग होनी। हाँ, आपको कोल्ड ऑडियंस को पहले थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा, फिर उसको हॉट ऑडियंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग परचेज करेंगे। वेरिंग अभी आप गूगल में देखोगे तो वो ऑलरेडी थोड़ी वार्म ऑडियंस रहती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो लोग एड्स के पास जा रहे हैं, उनको नीड है, तो उनके कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा आसान होते हैं। बट still if you're starting, meta ads would be the thing, and especially for jewelry and fashion related products, all these things, तो मैं तो बोलूँगा मेटा एड से बेटर कुछ नहीं है। फॉर श्योर। राइट। आपने भी देखा होगा, आपको इंस्टाग्राम पे ऐड दिखते होंगे। हाँ, बेसिकली ये चलता है ना कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं देखूंगी कि कौन ये ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए हम पहले इंस्टाग्राम खोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, हाँ यहाँ पे ये दिख गया है, अब यहाँ पे दिख गया है, नहीं अब तो मुझे ये खरीदना है। हाँ, ऐसा चलता है। तो आजकल लोग मतलब यही कर रहे हैं कि अगर उन्हें कोई फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए है या वो देखना चाह रहे हैं कि आजकल ये ट्रेंड में है या नहीं है, तो वो पहले इंस्टाग्राम पे जाते हैं कि हाँ कौन सा सेलिब्रिटी पहन रहा है इसे, किस सेलिब्रिटी के पास है, कितने प्राइस में आता है। तो मेरे ख्याल से मेटा एड्स ही ज़्यादा सही रहती है। मैं आपके आंसर से बहुत एग्री हूँ। सो इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप मतलब आप जैसे अभी जो ट्रेंड में आते हैं, चेंजेस आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं, आप उनसे अपडेटेड कैसे रहते हो मेटा एड्स में? सो दिस आई थिंक a lot of digital marketers would agree with me. मार्केटिंग में ना मैं आपको बताऊँ, डिजिटल मार्केटिंग में देखो, मार्केटिंग ना बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, बहुत स्ट्रैटेजीज पे डिपेंड करता है, सब लोगों की अलग है, ठीक है। आज मैंने जो भी बोला है हो सकता है कि काफ़ी लोग इससे अग्री हो, काफ़ी लोग बोले कि नहीं यार गूगल ऐसे काम नहीं करता, मेटा ऐसे काम नहीं करता, इसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, राइट। बट डिजिटल मार्केटिंग में आई टेल यू समथिंग दैट देयर इज़ ऑलवेज टू लर्न, ठीक है, एंड दैट लर्निंग नेवर एंड्स। मैं जो अपडेटेड रहता हूँ ना, मैं लोगों से बात करते रहता हूँ, मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, मैं कंसल्टेशन में बहुत चीज़ें पूछता हूँ जिससे मुझे नॉलेज मिले।
एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट आई डू. ये बहुत हंसी आएगी आपको. तो वर्कशॉप्स होते हैं 99 रुपीज़ के, 159 रुपीज़ के. उसमें बताते हैं कि आपको बूस्ट पोस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, आपको एड्स मैनेजर क्यों यूज़ करना चाहिए एंड स्टफ. एकदम बेसिक चीज़ है जो मैं आई थिंक सालों पहले फर्स्ट डे पे सीखा था. कभी कभी मैं वापस वो देखने लग जाता हूँ कि कभी ऐसी कुछ चीज़ दिख जाए, कुछ अपडेट है जिसके बारे में मुझे पता नहीं चला. मेटा से मेल्स आते हैं लेकिन कभी कभी ना वो चीज़ें मिस हो जाती हैं. तो जितना ये आसान दिखता है अबाउट बीइंग अपडेटेड, इज़ नॉट लाइक दैट. यू हैव टू कीप ऑन रिसर्चिंग, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग. एंड जहाँ आपने सोच लिया कि नहीं यार मुझे आता है, और वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस. हाँ, और मेरा जो कोर्स है उसमें मैंने सोचा है कि मैं अपडेट करते रहूँ. तो थोड़े टॉपिक्स है अभी भी आई थिंक साइट लिंक्स को लेके एड लेवल पे वो प्रॉपरली अपडेट हुए नहीं है इंडिया में. यूएस में आ चुका है बट इंडिया में अभी तक आया नहीं है. तो कभी कभी क्या होता है यूएस में कुछ अपडेट्स आ जाते हैं बट इंडिया में आते आते टाइम लग जाता है. अब ये आई एम नॉट वेरी श्योर दैट इफ़ दिस इज़ द केस राइट नाउ, बट मैंने ये देखा है कि साइट लिंक्स करके ऐड लेवल पे आ गया था यूएस में. बट कोई ऐड अकाउंट्स में यहाँ आ चुका था. मेरे क्लाइंट थे उनका आई थिंक बैग सेलिंग का कुछ था, उनके पास आ गया था लेकिन मेरा ऐड अकाउंट काफ़ी पुराना है उसमें नहीं आया था. सो ये जो अपडेट्स होते हैं ना कभी कभी ये थोड़ा टाइम लेते हैं. बट यू हैव टू कीप ऑन रिसर्चिंग अबाउट इट, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग. द टाइम यू थिंक कि यार नहीं यार अभी तो मेरा सब हो गया, सब कवर हो गया है, वहाँ से आपका डाउनफॉल समझो चालू हो गया डिजिटल मार्केटिंग में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी लगता है दैट हर नीश में कि जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो, आप होस्ट हो या कुछ भी, अगर आप अपने स्किल्स को ब्रश अप नहीं करते जाओगे तो कोई और आपसे बेटर हो जाएगा. इट विल जस्ट टेक 1 week. You have to keep on doing, you have to be on the track, you cannot rest, you have to keep on learning. Right. This is what I feel. Right. So I mean I'm totally agreeing with you because जैसा आपने कहा कि लर्निंग स्टेज हमेशा चलती रहनी चाहिए. हाँ. आप कभी इसको छोड़ नहीं सकते हो. जैसा अब कई लोग ऐसे होते हैं ना कि एक टाइम पे वो सीखने के बाद ये बोलने लग जाते हैं कि नहीं अब मुझे सब आता है, अब मुझे सब आता है. तो जब आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है कि आप उसको आपसे ज़्यादा पता है, right. तो रिप्लेस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. एवरीवन इज़ रिप्लेसेबल. तो मतलब आजकल बिजनेसेस में भी ऐसा हो रहा है कि लोग इतने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, इतने ज़्यादा कि आप कब कौन आपसे ज़्यादा आगे निकल जाए आपको पता ही नहीं लगता है. Absolutely. एकदम सही कहा आपने. हाँ, आप मतलब आप ये नहीं देख सकते ना कि सामने वाला मुझसे आगे जा रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आप अपनी कॉम्पिटिटर की मेटा एड्स को ट्रैक कर सकते हो. आप ये ट्रैक कर सकते हो कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, ताकि हम भी उस लेवल तक पहुंच सके. कोई ऐसा कर सकता है? ओके, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो येस, आप स्ट्रैटेजीज उनके ट्रैक कर सकते हो. आई वुडेंट यूज़ द वर्ड ट्रैक क्योंकि स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं ना कि सामने वाला कब क्या प्लान कर रहा है वो आप एग्जैक्टली नहीं पहचान सकते. लेकिन हाँ, ऐसे तरीके हैं कि आप देख सकते हो कि कौन से एड्स चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं. अब ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, ऐसे कंपनीज हैं जो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं. ऑडियंस नेटवर्क एक चीज़ होती है, उस पर ऐड नहीं चलाते, मैसेंजर पे ऐड नहीं चलाते, जस्ट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. सो द थिंग इज़ कि एक मेटा एड लाइब्रेरी करके चीज़ है. ठीक है, जब आप मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाते हो आपको ऑल एड सिलेक्ट करना होता है. कंट्री अगर इंडिया आपको सिलेक्ट करनी है, आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो, आप यूएस सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ के भी आपको एड्स देखने हैं. सो अभी फ़िलहाल इंडिया की बात करते हैं. तो इंडिया सिलेक्ट करके जो भी वो कंपनी है, जैसे यूज़र ने एक कंपनी है पैंट प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी कंपनी है. वो लोग आई थिंक ऑनलाइन पैंट्स देते हैं जो बहुत स्ट्रेचेबल होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. एंड तो आप उनको सर्च कर सकते हो. जब आप उनका नाम डालोगे तो वो जितने एड्स चला रहे हैं ना वो सारे एड्स आपको दिखेंगे. ओके. ठीक है, कि कब से एड्स चालू है एंड कौन से प्लेटफॉर्म्स पे चालू है, क्या प्राइमरी टेक्स्ट है, क्या हेडलाइन है, क्या डिस्क्रिप्शन है, एवरीथिंग. उसके बाद आप देख सकते हो जो CTA बटन होता है, अगर कोई उस पर क्लिक करता है, जैसे आपने देखा होगा शॉप नाउ लिखा होता है. आपने कोई ड्रेस देखी, आपने शॉप नाउ पे क्लिक किया और एक ड्रेस का पेज खुल गया, वही ड्रेस का.
अब आप इमेजिन करो कि आपने शॉप नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, ये ब्लेजर आपको अच्छा लगा और आपने शॉप नाउ पे क्लिक किया और एक रेड पैंट आपको दिख गई, यू विल बी लाइक अरे यार ये क्या है, मैंने क्या देखा था, क्लिक किया, क्या हो गया, राइट? या अगर एक कलेक्शन पेज खुल गया जहाँ पे बहुत ब्लेजर्स है, अब आपको ये ब्लेजर ढूंढना पड़ेगा, लोग इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं। सो यू नो फॉर स्ट्रैटेजीज व्हाट यू कैन डू इज़ दैट आप मेटा एड्स लाइब्रेरी पे जाइए एंड आप अपने कॉम्पिटिटर्स का नाम टाइप कीजिए, उनके एड्स देखिए, एड्स जो 3 हफ्ते पुराने हैं, 1 महीने पुराने हैं, 2 महीने पुराने हैं, आपको कोई एड्स देखेंगे जो 9 महीने पुराने हैं, आप वो एड्स को थोड़ा कॉपी कर सकते हो। सी कॉपी इज़ नॉट आई थिंक द राइट वर्ड, बट इंस्पिरेशन ले सकते हो, है ना, एंड थोड़ा सा ट्वीट कर सकते हो एंड यू कैन मेक योर स्ट्रैटेजी। बट आई वुड स्टिल से व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजीज दैट छोटे से स्टार्ट करोगे तो अच्छा है। एंड मुझे ये कहना है दैट जो सबसे स्लो जाता है ना वो सबसे फास्ट जाता है। ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच बात है। तो स्ट्रैटेजी आप बना लीजिए, बट आप जब स्टार्ट करोगे देन स्टार्ट स्मॉल, ओके, डोंट बी लाइक अरे यार चलो चालू कर दिया, हमारा ये मेरे कॉम्पिटिटर्स ये है तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसा ऐड मैं भी बनाऊँगा, और मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, स्टार्ट स्मॉल एंड हैव अ प्लान, बट इट इज़ ऑलवेज टू रेफर सम एड्स एंड देन स्टेप इनटू द मार्केट। ठीक है, पता चले क्योंकि कोई वीडियो एड्स लोगों को देखने हैं, क्योंकि देखिए अभी जो आप अगर हम लोग ब्लेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ब्लेजर्स के ऐड दिखते हैं, आई एम सॉरी मैं ब्लेजर बाबा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलते हैं ब्लेजर आपने पहना है, हम लोग माइक की भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर ऐसे एड्स है, ठीक है, अगर आपको ब्लेजर के ऐड दिखे, एक लड़की बोली है लुक एट द ब्लेजर, लुक एट द फील, लुक एट द कलर, लुक एट द टेक्सचर, एवरीथिंग, द कॉलर स्टाइल एंड ऑल, फिर आपको एक और ऐड दिखे वहाँ पे एक लड़की ब्लेजर पहन के खड़ी है, तो बहुत फ़र्क आ जाएगा। आप बोलोगे यार वो वीडियो में उसने क्या क्या बताया ब्लेजर के बारे में, वो लेती है। तो हमेशा ये देखिए दैट व्हाट इज़ वर्किंग इन द मार्केट और उस चीज़ को आप रेप्लिकेट कीजिए। डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, डोंट डू इट नाउ, फॉर नाउ, या फॉर नाउ। अगर ऐसा है कि आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो आपको जो चल रहा है ट्रेंड उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, अपने ऊपर वैसे ही एक्सपेरिमेंट नहीं करते रहना। बिल्कुल, आज आपको 6-8 महीने हो गए हैं एंड यू हैव इनफ कैश कि यार चलो मेरे को कुछ टेस्ट करना है, तो आप कर सकते हो, ओके, बट स्टार्ट के लिए नहीं। ठीक, तो जैसा अभी आपने बताया, मतलब आप बहुत सारी मिस्टेक्स ऑलरेडी बता चुके हो कि एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, लोग बिजनेसेस में कैसे मिस्टेक्स करते हैं। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आपको क्या लगता है कि अभी जो बिजनेस अभी मार्केट में आए हैं या पहले से चल रहे हैं, वो अभी कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं और कैसे वो इनसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं? ओके, दैट्स अ वेरी गुड फॉलो अप क्वेश्चन। सच्ची मैं कहूँ अमरदीप, आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस, लेकिन मैं थोड़े मेन पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए मेटा एड्स में ना जितने भी लोग आते हैं वो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं और मेरे को मैक्सिमम डीएम्स इसी को लेके आते हैं। उन लोगों को लगता है कि देयर इज़ दिस टर्म कॉल्ड डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, कि हमारा जो डिटेल टारगेटिंग है वो एकदम बैंग ऑन होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगर हम टी शर्ट बेच रहे हैं तो टी शर्ट के लिए डिटेल टारगेटिंग अगर करेक्ट हो गई तो हमारे टी शर्ट बहुत बिकेंगे, हमारा बहुत सेल आएगा, बहुत अच्छा रोआस आएगा। ये सच है लेकिन ये कम्प्लीटली सच नहीं है। डिटेल टारगेटिंग उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से पहले करती थी, और ये मैं नहीं कहता, ये मेटा खुद कह चुकी है, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है ना, आप जैसे डेमोग्राफिक्स रखते हो कि आपको अपने एड्स दिखाने 18 to 36 के लड़कियों को, वुमेन को दिखाने हैं, इंडिया में दिखाने हैं, तो उसके बाद लोग डालते हैं, हम लोग वापस, आई एम सॉरी बट ब्लेज़र की बात करते हैं जैसे कि लोग बात करने लग जाते हैं कि यार अभी ना हम लोग ब्लेज़र लिखते हैं डिटेल टारगेटिंग में, तो उन लोगों के पास ऐड जाएगा जो लोग विमेन ब्लेजर्स में इंटरेस्टेड है। ओके, ठीक है, ये सच है, लेकिन मैं एक चीज़ अभी क्लियर करना चाहता हूँ दैट अगर मेटा को लगा कि इसके बाहर आपकी ऑडियंस है तो आपके एड्स उन लोगों के पास भी जाएंगे, क्योंकि जो डिटेल टारगेटिंग के कीवर्ड्स होते हैं वो सिर्फ एक सजेशन है, वो बाउंड्री नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सजेशन एंड बाउंड्री। तो लोग क्या करते हैं डिटेल टारगेटिंग में ना
10, 15, 20 कीवर्ड्स डाल देते हैं, उससे ऐड खराब हो जाता है। 2 से 3 डालिए बस। मैंने एक टाइम पे 5 से 7 कीवर्ड्स डाले थे, वो भी मैक्स था, उससे ज़्यादा कभी नहीं। तो 2 से 3 कीवर्ड्स डालने चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इज़ दैट आई वॉन्ट टू से दिस एंड आई हैव ऑलरेडी सेड दिस बिफोर, दैट ऑलवेज कंपेयर योर प्रोडक्ट्स क्वालिटी टू $1 billion कंपनी। ओके, यू नो आई मीन जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, ऑलवेज कंपेयर इट टू अ कंपनी दैट इज़ वर्थ बिलियंस। ठीक है, लाइक अगर मेरे को आज जैसे ये ब्लेज़र बेचना है तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ दिस ब्लेज़र शुड बी बेटर दैन ज़ाराज। ठीक है, शुड बी बेटर दैन H&M's। आई डोंट नो इफ दिस सेल ब्लेजर्स और नॉट, बट H&M से बेटर होनी चाहिए, ज़ारा से बेटर होनी चाहिए। अब ये लोग क्या गलती करते हैं कि ये लोग ना उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कॉपी करते हैं। अब देखिए जो ज़ारा कंपनी है ना वो बहुत बड़ी है। अगर वो लोग सिर्फ एक फ़ोटो डाले ना और लिखे ज़ारा 50% ऑफ ऑन ब्लेजर्स, तो उनके स्टोर के बाहर लाइन लग जाएगी, भीड़। ठीक है। तो ये हम लोगों को कॉपी नहीं करना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ऑलवेज यू शुड आइडेंटिफाई, यू शुड नो हु योर कॉम्पिटिटर्स आर। अगर मैं आज कुछ बेचने जा रहा हूँ, ये माइक स्टैंड बेचने जा रहा हूँ, या ये कपड़े बेचने जा रहा हूँ, या ये ग्लास टेबल, एनीथिंग, कोई भी मेरा प्रोडक्ट है, तो पहले तो मैं देखूंगा जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है वो होने चाहिए जो पहले मेरे लेवल के हैं, जिनको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 2.5 साल हुआ है ऐड चला के। ठीक है, कोई ऐसी कंपनी नहीं कि ज़ारा हो गई, H&M हो गई, वो लोग के एड्स को मैं कॉपी नहीं करूँगा। They are not your competitor, right? नो नॉट एट ऑल, दे आर नॉट माई कॉम्पिटिटर्स, दे आर मच अबव मी। ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और वो लोग बहुत कुछ टेस्ट कर चुके हैं, वो लोग यू नो बहुत टाइम से मार्केट में हैं, और वो एक ब्रांड हो चुकी है। वो लोग अभी कुछ भी करे चलेगा, हम लोग के पास अभी वो रिसोर्सेज नहीं है। सो वी शुड नो दैट। एंड आई थिंक लोग ना, मैं ये कहना चाहता हूँ दैट क्रिएटिव्स को, एड क्रिएटिव्स को, जैसे वीडियोस हो गए, इमेजेस हो गए, इसको बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। मैंने अपने कोर्स में मेटा एड्स मेड ईजी के अंदर ये रिवील किया है दैट जो आपके क्रिएटिव्स हैं वो आपके बैकबोन है पूरे एड कैंपेन के। Okay. या अगर आपके क्रिएटिव्स खराब है, ठीक है, तो आपका ऐड अगर सही लोगों तक पहुंच भी रहा है, क्या फ़र्क पड़ने वो वाला है? अट्रैक्ट ही नहीं होंगे आप। एग्जैक्टली, सो योर क्रिएटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और भी ऐसी बहुत गलतियाँ लोग करते हैं, बट मुझे लगता है ये मेन चीज़ें हैं। ओके, सो एज यू साइड कि हमारा कोई भी बिजनेस है, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को हाई लेवल वाले कॉम्पिटिटर से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? कि ज़ारा को मैं अपना कॉम्पिटिटर नहीं मान सकती हूँ। और आपने ये भी बताया कि अगर हम कहीं भी मेटा एड्स चलाते हैं तो उनमें क्रिएटिव्स होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? कि क्रिएटिव्स इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए कि अगर ऑडियंस उसे देखे तो उस पर क्लिक करे और उनको लगे कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, राइट। सो इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर आप किसी नए ऐड अकाउंट में कोई ऐड रन करते हो, सो वो कितना टाइम लेता है उस अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करने में, और प्लस हमें कितना उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो ऐड अकाउंट जब अपने लर्निंग स्टेज पे हो तो कितना पैसा हम उसमें इन्वेस्ट करें कि हमें वेस्ट ना लगे ये? ओके, गॉट इट। पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इन द बिगनिंग, राइट? यू आस्किंग, ठीक है, मैं देखो बताता हूँ। इट्स वेरी गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इसमें ना एक छोटी सी चेंज मैं डालना चाहूँगा। लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं अबाउट लर्निंग फेज एंड टेस्टिंग फेज। यस, ओके, सो ये जो स्टार्ट होता है ना, दिस इज़ यूजुअली नोन एज टेस्टिंग फेज। ओके, ठीक है, टेस्टिंग फेज में आपको बताता हूँ क्या है, और मैं आपको बजट बताता हूँ। सो टेस्टिंग फेज एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप एक ऐड अकाउंट चलाते हो, ठीक है, अब हमारा ब्रांड न्यू ऐड अकाउंट है, उसमें कुछ कभी ऐड नहीं चला है, ठीक है। अभी मेटा जो है ना, मेटा के पीछे एक रोबो बैठा है, उसको भी कुछ पता नहीं आपके एड्स के बारे में, आपकी ऑडियंस के बारे में कुछ उसको आइडिया नहीं, ठीक है। वो भी एकदम फ्रेश है आपकी तरह, ठीक है। जब आप अभी ऐड चलाओगे, ठीक है, तो मेटा का जो AI है, जो उसका रोबो है, वो आपके साथ सीखने लगता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। तो आप अलग अलग चीज़ें टेस्ट करते हो, आप वीडियोस टेस्ट करते हो, आप इमेजेस टेस्ट करते हो, आप कैराउजल टेस्ट करते हो, आप कॉल टू एक्शन में अलग अलग चीज़ें टेस्ट करते हो। जैसे आप किसी को लैंडिंग पेज पे लेके गए, जो आपका लैंडिंग पेज है प्रोडक्ट पेज, किसी को कलेक्शन पेज पे लेके गए, ठीक है। ऐसी अलग अलग चीज़ें होती है, आप टेस्ट करते हो। सो दिस इज़ एक्चुअली नोन एज टेस्टिंग फेज। इसमें जो बजट होना चाहिए वो मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर आपका प्रोडक्ट है 800 रुपये का,
ओके 799 का. Okay. तो if I would have kept my budget in the beginning 800 for that time, you know, if I'm starting out. और 800 का 10% is 80. It would be 880, 10% और ऊपर रखता, या अगर बजट थोड़ा टाइट है तो 10% और कम करता, 720 से 880 के बीच में रखता स्टार्ट के लिए. Okay. और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये टेस्टिंग फेज़ होता है, ठीक है. टेस्टिंग फेज़ में कोई कुछ नहीं कह सकता. ये कभी कभी 7 दिन का होता है, कभी कभी 14 दिन का होता है, कभी कभी 30 दिन का होता है. मैंने देखा है किसी का 2 महीना चला टेस्टिंग फेज़, उसके बाद जो उनको रिजल्ट्स आए वो बहुत कमाल आए. क्योंकि कोई डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनको कारपेट बेचना है, ठीक है, आई जस्ट सॉ द कारपेट्स, हो अगर कारपेट बेचना है तो वो लोग ना एक डिटेल टारगेटिंग के कीवर्ड्स को टेस्ट करते हैं. जैसे कारपेट, जैसे सोफ़ा भी कारपेट से थोड़े रिलेटेड है. जो लोग सोफ़ा ढूंढ रहे हैं शायद वो लोग कारपेट को भी ढूंढे. जैसे होम डेकोर, ऐसे एक चीज़ टेस्ट करते हैं. उनको टाइम लगता है समझने में कि उनकी ऑडियंस एक्चुअली कौन सी है, कौन सी एज ब्रैकेट से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. तो लोग क्रिएटिव्स पे, प्राइमरी टेक्स्ट पे, हेडलाइंस पे बहुत टेस्ट करते हैं. दिस इज़ नोन एज टेस्टिंग फेज़. अभी आपने बोला लर्निंग फेज़. लर्निंग फेज़ वो होता है जब आपने कोई ऐड चला ली, ठीक है, और एक बजट के अंदर आपका जो ऐड है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. तो फेसबुक क्या करता है, वो पूरे ऐड को ना लर्निंग फेज़ में डाल देता है. लर्निंग फेज़ में क्यों डालता है? फेसबुक बोलता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको हफ्ते के 50 परचेजेस लेके आऊँगी. ओके, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन अगर फेसबुक को लगा कि नहीं हो सकता, पर डे 1000 के बजट में यार हफ्ते के 50 परचेजेस नहीं हो पा रहे, हफ्ते के 50 मतलब आपको दिन के 7-8 परचेजेस चाहिए, तो फेसबुक ना उसको लर्निंग फेज़ में डाल देती है. लर्निंग लिख के आता है. अब सबको लगता है कि यार ऐड तो बहुत ख़राब हो गया, बट ये ख़राब चीज़ नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है. ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पॉडकास्ट के कि ये अच्छी चीज़ क्यों है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड टेस्टिंग फेज. दिस इज़ अबाउट टेस्टिंग फेज जो हमने बात की. एंड बजट आई थिंक उतना ही होना चाहिए जो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, उससे 10% ऊपर या 10% नीचे. ओके, दैट्स इट. देन स्लोली ग्रेजुअली यू कैन स्केल अप. ओके, सो basically you're saying कि there is difference between learning phase and testing phase, and yeah. testing phase. तो अगर आप टेस्टिंग फेज की बात कर रहे हैं तो मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया है yes. कि व्हाट इज ए बी टेस्टिंग. जैसे मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि ए बी टेस्टिंग होती है मेटा एड्स yes. में, राइट? तो वो आपकी क्वालिटी लीड्स जनरेट करने में कैसे हेल्प करता है और ये होता क्या है एक्चुअल में? ओके, सो ए बी टेस्टिंग एक्चुअली इज टेस्टिंग योर एड्स. ठीक है, आप एक ऐड को दूसरे ऐड से भिड़ा रहे हो. इन शॉर्ट ये है इसका मतलब. आप देख रहे हो कि ये ऐड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या ये ऐड ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, आप उसमें एक ऐड में कोई प्राइमरी टेक्स्ट रखते हो, दूसरे ऐड में वो चेंज कर देते हो. एक ऐड में आपने हेडलाइन में डाला यू नो बाय 1 गेट 1 फ्री, एक में डाला 30% ऑफ. अब कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है? ठीक है, इसने बेटर परफॉर्म किया या इसने बेटर परफॉर्म किया? आपने कुछ एड सेट लेवल पे चेंज किया, आपने डिटेल टारगेटिंग में ये कीवर्ड रखे, इस एड सेट लेवल पे आपने डिटेल टारगेटिंग में ये कीवर्ड रखे. कौन सा एड सेट, कौन सा एड एक्चुअली बेटर परफॉर्म कर रहा है, अब ये देखते हो. ए बी टेस्टिंग में ये होता है. ठीक है, लेकिन मैं ना आपको इसमें चीज़ बताता हूँ. लोग इसको थोड़ा अलग वे में ले लेते हैं और बहुत गलत टेस्टिंग कर लेते हैं. और ये लोगों को समझना पड़ेगा दैट ए बी टेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है इफ़ यूज्ड इट इन द राइट वे. ओके, जैसे हम लोग ने ब्लेजर्स की बात की थी. अब लोग टेस्ट कैसे करते हैं कि वो लोग को ब्लेजर का ऐड चलाना है. ओके, अब वो लोग टेस्ट ये करेंगे कि एक जगह ब्लेजर डाल देंगे, समझो दैट यू आर वेयरिंग द ब्लेजर एंड यू आर स्माइलिंग लुकिंग एट द कैमरा, ऐसे करके 30% ऑफ. ओके, और दूसरी ऐड में आप ब्लेजर पहने हो, ठीक है, और आप ऐसे देख के ब्लेजर के बारे में बात कर रहे हो अबाउट योर ब्लेजर, द कलर, द फील एंड ऑल. ठीक है, तो ये फेयर टेस्टिंग नहीं हुई. ओके, आप इमेज को एक वीडियो से कंपेयर कर लोगे तो वीडियो ही बेटर परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली, है ना. तो आपको कंपेयर क्या करना है, आपने एक वीडियो डाल दिया, ठीक है, एकदम रॉ रखा, कैमरा में देख के बात की. सेकेंड वीडियो में ऑल्सो यू हैव टू टेल योर ऑडियंस अबाउट द प्रोडक्ट, लेकिन इन अ बेटर वे. लाइक अरे हमें भी पता है यार ये ब्लेज़र देखो कितना अच्छा है, कितना कमाल ब्लेज़र है, इसका टेक्सचर, इसका फील, इसका कलर, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है. सो एक्चुअली दिस इज़ थोड़ा सा डिफरेंट, स्क्रिप्ट चेंज हुई है बट यू आर कन्वेइंग द सेम थिंग.
ठीक है, तो आप वीडियो को वीडियो से टेस्ट करो, इमेज को इमेज से टेस्ट करो, ठीक है। मैं मानता हूँ एडवांस का मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लिकेट कर दो चीज़ों को। A/B टेस्टिंग इज़ गुड एंड इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम, पर एक लेवल आता है कि आप A/B टेस्टिंग करना बंद कर देते हो आगे जाके। जैसे अभी मैं A/B टेस्टिंग नहीं करता, मुझे मालूम है मेरी ऑडियंस कहाँ पे है, उनको क्या पसंद है, सो आई डोंट लाइक टू टेस्ट एंड ऑल। या बहुत रेयरली मैं कभी कभी टेस्ट कर लेता हूँ एंड दैट्स इट। ओके, सो बेसिकली A/B टेस्टिंग इज हम एक प्रोडक्ट को उसी की कैटेगरी से जाके कंपेयर करें। एग्जैक्टली। तो हमें ऐसा है कि अगर हम वीडियो कोई बना रहे हैं तो वीडियो से ही कंपेयर करेंगे, राइट। अगर इमेज है तो इमेज से ही कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ऐसा नहीं हो सकता कि आप वीडियो से इमेज को कंपेयर कर रहे हो, परफ्यूम को बेल्ट से कंपेयर कर रहे हो, राइट? बिल्कुल नहीं। ओके, सो आई एम सो क्यूरियस अबाउट टू नो दैट कि आप एक जैसे कोई भी विजुअल या एड कॉपी बनाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, आप उसे ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं और ये आपकी एंगेजमेंट को कैसे बेटर करता है? सो एड कॉपी का मतलब बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी टेक्स्ट, ऑल द टेक्स्ट एंड ऑल। हाँ, तो देखिए मैं ना एक्चुअली क्या करता हूँ, बहुत अजीब चीज़ लगेगी, लेकिन ये काम करती है यार, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आई थिंक ऑल द लर्नर्स वुड ऑल्सो अग्री, जो लोग एड्स चला चुके हैं, दैट ये जो स्कूल की पढ़ाई होती है ना, ठीक है, वो यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करती। लोग अलग अलग फंडे लगाते हैं, लोग सोचते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ChatGPT की हेल्प लेंगे। लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छे प्राइमरी टेक्स्ट रखेंगे, अच्छा डिस्क्रिप्शन रखेंगे, तो कुछ आइडा करके भी फॉर्मूलाज होते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, ये सब रहता है। आइडा इज A stands for attention, I stands for interest, D stands for desire, A stands for action, AIDA। तो उसको वो लोग ध्यान में रख के प्राइमरी टेक्स्ट, वीडियोस, ये सब पे बहुत काम करते हैं। करना चाहिए, मैं ना नहीं बोलता, बट आई लाइक टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। और ये सब मेरे लर्नर्स के लिए काम किया है, स्टूडेंट्स के लिए काम किया है कि जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट है ना, उसमें एक क्वेश्चन डालो फर्स्ट लाइन में, दैट, और किसी भी चीज़ में डाल सकते हो। अगर मैं वॉलेट की बात करूँ, मेरे पास अभी वॉलेट है कि पता है लड़कों के वॉलेट्स होते हैं बहुत मोटे हो जाते हैं। हाँ। वो बैठते हैं ना तो थोड़ा चुभता है। हाँ, तो मैंने एक पतला वॉलेट लिया है क्योंकि कैश का ज़माना हट चुका है, ठीक है। हाँ, कार्ड्स, प्लास्टिक मनी, यस, एब्सोल्युटली। मैं तो UPI से पे करता हूँ, मेरे पास कैश पता नहीं कितने महीनों से मैंने रखा नहीं है वॉलेट में। तो मैं अपने प्राइमरी टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछता हूँ कि आर यू टायर्ड ऑफ कीपिंग दैट हेवी वॉलेट इन योर बैक पॉकेट, एंड देन मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ। देन आई ऐड ऑन सम इमोजीज एंड 3 लाइनर्स जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट की बात करता हूँ। ये हर प्रोडक्ट के लिए काम कर सकते हैं, ये हर चीज़ के लिए, हर बिजनेस नीश में काम कर सकते हैं। दैट यू आस्क अ क्वेश्चन, when you ask a question now which is relatable to your audience, they are like हाँ यार ये हमारे साथ होता है, ठीक है। और प्राइमरी टेक्स्ट पे ना अटेंशन कम जाता है। सबसे पहले लोग देखते हैं आपके वीडियो को, सेकंड ध्यान जाता है नीचे हेडलाइन पे, वो बोल्ड में आता है, वहाँ पे लिखा होता है बाय 1 get 1 फ्री, 30% ऑफ, 70% ऑफ। कोई लोग लिखते हैं 100% ऑफ, सिर्फ शिपिंग के लिए पे करो ये भी होता है, और शिपिंग के चार्जेस 500 रुपये होते हैं उसी में सारा निकल जाता है, देते हैं, राइट? एब्सोल्युटली। तो प्राइमरी टेक्स्ट में ना ऑलवेज ट्राई टू आस्क अ क्वेश्चन, गिव सॉल्यूशंस, है ना। आप AIDA को यूज़ कर सकते हो, आप ChatGPT को यूज़ कर सकते हो, बट कीप थिंग्स शॉर्ट, सिंपल, और हैवी वर्ड्स यूज़ मत कीजिए इंग्लिश के, क्योंकि यहाँ पे आपका इंग्लिश देखने कोई नहीं आ रहा। यू डोंट हैव टू इम्प्रेस योर ऑडियंस, यू हैव टू गिव देम अ सोल्यूशन। कीप इट वेरी सिंपल। मैं इसको किस बुलाता हूँ, मतलब KISS इज लाइक कीप इट सिंपली शॉर्ट, राइट? नाइस। मैंने बोला ना, स्कूल की पढ़ाई काम में नहीं आती, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखानी पड़ती है। सो यू हैव टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट, आस्क क्वेश्चंस, गिव आंसर्स, गिव सॉल्यूशंस, एंड दैट इज ऑल दैट यू नीड टू डू फॉर एड कॉपीज। इतने फॉर्मूलाज यूज मत करो यार, ये सब में मत घुसो। ओके, सो बेसिकली अभी आपने जैसे बताया ना कि आप क्वेश्चन से स्टार्ट करो कोई भी चीज़, तो मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा था, राइट? सो आपकी हमेशा कोई वीडियो मतलब ऐसे स्टार्ट हुई है, एक हुक के साथ स्टार्ट हुई है। हाँ। तो आप उस
माइंड के साथ कैसे आया, वो आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, और आप कैसे मतलब यूज़ करते हो हुक्स को, आपके दिमाग में क्या चलता है उस टाइम जब आप उसे एडिट करते हो या आप उसे हुक को ढूंढते हो, तो आप कैसे लेके आते हो ये चीज़ें? वो चीज़ मुझे आपके अकाउंट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। मैं सोच रही हूँ मैं भी अपने अकाउंट पे वो यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ। ओह डेफिनेटली, यू मस्ट। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मुझे लगता है जो हुक होता है ना, एक्चुअली मैं वीडियो एडिटर भी रह चुका हूँ, तो हम लोग को ना हुक की वैल्यू समझाई है। तो हुक की जो वैल्यू है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो पहले 3 सेकंड होते हैं वीडियो के, विल बी टॉकिंग अबाउट द वीडियो, क्योंकि वीडियो में हुक्स आते हैं। तो जो वीडियो के जो हुक्स रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो के स्टार्ट में एक जूम दे दिया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो पहले 3 सेकंड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात करते करते मैंने कोई एक्शन किया, वॉच निकाला, लेकिन आप वॉच को देख नहीं पाए, ठीक है, आपने वॉच को देखा भी नहीं, एंड आई न्यू दिस। क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ, तो आपका जो ध्यान रहेगा वो ज़्यादा मेरे पे आ जाएगा, आप ज़्यादा मुझे देखने लग जाओगे अगर मैं साथ में कोई एक्शन कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने हुक में यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ़ यू स्टार्ट योर वीडियो, हेलो गाइज, माय नेम इज़ लवनेश मौला, आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लाया हूँ, गया, आपका टाइम खत्म। अटेंशन स्पैन लोगों का सिर्फ 3 से 4 सेकंड का है, और नहीं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अगर आप सोना भी फ्री में दे रहे हो ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड यार। तो आपको पहले 3 सेकंड में थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे आप बात कर रहे हो एंड यू टर्न, तो लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, एंड यू टर्न एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। वो जो हुक है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस फर्स्ट 3 सेकेंड्स में आपको स्टार्ट करना है और आपको इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करना है। इसमें AI बहुत हेल्प करता है, बट ये नॉलेज आती है एक्सपीरियंस और टेस्टिंग से। यू हैव टू कीप ऑन टेस्टिंग। या सो आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में ना, मैं स्टार्ट में थोड़ा जूम लेके आ जाता हूँ। हाँ, मैंने I mean, आपकी हर एक वीडियो में हुक है। आपने जब भी स्टार्ट किया होगा हुक डालना, मैं उतना नीचे नहीं गई, स्क्रॉल नहीं किया, बट जहाँ तक मैंने देखा है हर एक वीडियो में हुक है। तो वो बहुत ही अट्रैक्ट करता है, मतलब ग्रैब करता है मेरी अटेंशन कि हाँ इसमें क्या बताने वाले हैं, ऐसा क्या नेक्स्ट क्या होने वाला है। राइट। तो मैं ना अपने वीडियो में ना स्टार्टिंग में सब बता देता हूँ जूम करके, या ये प्राइमरी टेक्स्ट पे वीडियो है, ये डिटेल टारगेटिंग पे वीडियो है, तो 3 सेकंड के अंदर मैं सब बता देता हूँ। सो वहाँ पे बताना 3 सेकंड के अंदर सब कुछ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर हुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तभी अटेंशन ग्रैब होता है। हाँ, तभी आपकी एंगेजमेंट रेट शूट होती है, एंड इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जैसा आपने हुक्स के बारे में बताया कि आप वीडियोस में अपने हुक्स यूज़ करते हो, तो ऐसा ही आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि जो नए बिजनेसेस हैं और जिन्होंने फेसबुक एड से स्टार्ट किया है, तो उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे आप? क्या टॉप चीज़ें उनको यूज़ करनी चाहिए? सबसे पहले जो हम लोग ने पहले बात की थी, यू शुड नो अबाउट हु योर कॉम्पिटिटर्स आर। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर प्रोडक्ट यू हैव, वो कपड़ा हो, बेल्ट हो, टी शर्ट हो, AC हो, कुछ भी हो, ठीक है। इस रूम में भी अगर आप देखोगे ना, हर चीज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ये सोफ़ा पे हम बैठे हैं, माइक स्टैंड, माइक, एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। उसके बारे में ना हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ दैट लोग ना AI की हेल्प लें। AI की हेल्प लेना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन मिले गुड़गांव से दिल्ली जाना है चल के या गाड़ी में, तो आप गाड़ी में जाओगे। तो जो गाड़ी है ना वो AI है, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें फ्री में इतना मिल रही है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। यू मस्ट यूज़ AI एंड यू मस्ट आस्क AI कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। AI आपको लिस्ट दे देगी। यू हैव टू नोट इट डाउन। यू हैव टू देन गो ऑन मेटा एड्स लाइब्रेरी। यू हैव टू सर्च फॉर योर कॉम्पिटिटर्स, उनकी एड्स देखनी है, फिर आपको स्क्रिप्ट बनानी है AI की हेल्प से, ओके। और ये ध्यान में रखिए कि आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आपके वीडियोस 15 से 30 सेकंड के होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो लोग नहीं देखेंगे, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है। क्योंकि अगर आपके वीडियो 1 मिनट के हैं ना, तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है ना वो 30 सेकंड के बाद आप दिखाओगे, तब तक कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। एंड जो आपका प्रोडक्ट है ना, आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो एंड इमीडिएटली अपने प्रोडक्ट ऐसे दिखाया, दैट शुड हैपन बिफोर 8 सेकेंड्स,
Okay. That is very important. That is very important. And what I would advise is that understand that testing phase में चीज़ें बहुत ऊपर नीचे होती है. आज आपको 7 का ROAS मिला है, एक हफ्ते बाद शायद नहीं मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐड खराब है या कुछ प्रॉब्लम है ऐड में. इसका मतलब सिर्फ ये है कि मेटा के AI को अब तक आपकी ऑडियंस समझ नहीं आई है. सो डोंट स्टॉप रनिंग एड्स. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट गेट इमोशनली अटैच टू योर एड कैंपेन्स. लोग बोलते हैं यार मेरी स्ट्रैटेजी कैसे फेल हो सकती है, क्लिक होगा, मैं अपना ऐड बंद नहीं करूँगा. नहीं, आप 4 दिन आपने वेट किया, 5 दिन वेट किया, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, शट इट ऑफ. कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होने का. ठीक है, यू हैव टू कीप ऑन रनिंग एड्स. एंड आई हैव सेड दिस बिफोर, जो सबसे स्लो जाता है वो सबसे फास्ट जाता है और सबसे ऊपर जाता है. तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है दैट you have to go slow, you have to know who your competitors are, you have to keep on scaling, and if your ads are not doing well, understand that there is something wrong that you are doing. तो आपको मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाके थोड़ा चेक करना पड़ेगा अपनी कॉम्पिटिटर्स को. आई कॉल दिस रेप्लिकेट मार्केटिंग, कि सामने वाला जो कर रहा है उसको रेप्लिकेट करो, वैसे ही कुछ बनाओ, थोड़ा सा ट्वीक कर दो, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी काम कर रही है. तो एक्सपेरिमेंट अभी मत करो, जब आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा ना 6-8 महीने बाद, तब आपको करना चाहिए. राइट. सो ये मेरी एडवाइस है जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि वो लोग की बजट थोड़े कम है. या राइट. सो बेसिकली हमें बस इतना ही करना है कि आपको जो अभी आपको बना बनाया मिल रहा है, जैसे Yes. कहते हैं ना कि खाना पका पकाया मिल रहा है तो खा लो. यस, अगर आप खुद से, आपको नहीं आता और आप खुद से बनाओगे तो वेस्ट ही जाएगा. एब्सोल्युटली. क्या बात है. सो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे अभी AI बताया, कई टूल्स ऐसे होंगे जो आप खुद भी यूज़ करते हैं. तो ऐसे कौन से टूल्स हैं, एनालिटिक्स हैं जो आप यूज़ करते हैं अपने कैंपेन्स की सक्सेस को मेज़र करने के लिए? तो आप उनके बारे में बताइए कि ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं. यार ऐसे कोई टूल्स तो मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं मेटा एड्स लाइब्रेरी को बहुत यूज़ करता हूँ. एक फोरप्ले करके आता है, FOREPLAY. ओके, दैट इज़ फोरप्ले. उसको यूज़ करता हूँ. वहाँ पे भी ना आपको टॉप परफॉर्मिंग एड्स दिखते हैं. आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो. पूरे वर्ल्ड में जो टॉप परफॉर्मिंग एड्स है आपको वो दिखते हैं. ठीक है, मैं वो यूज़ करता हूँ. बाकी ऐसे कोई टूल्स मैं यूज़ नहीं करता. लोगों को लगता है कि ऐसी कोई सीक्रेटिव टूल्स है एड स्पाई करके या कुछ, आई डोंट नो, कि मैं उसको यूज़ करता हूँ और मेरे एड्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं. नहीं, आई लाइक टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल. या आई बिलीव कि एक्सपेरिमेंट तब करो जब आप अफोर्ड कर सकते हो. तो मैं मेटा एड्स लाइब्रेरी को बहुत यूज़ करता हूँ. वो है डेफिनेटली मैं यूज़ करता हूँ. एंड या दैट्स इट. मैट्रिक्स में मैं बता देता हूँ आपको, मैं CTR को बहुत देखता हूँ. CTR इज़ क्लिक थ्रू रेट. मैं CPR को बहुत देखता हूँ, इट इज़ कॉस्ट पर रिजल्ट. और एक और चीज़ को मैं बताना चाहूँगा दैट इसके बारे में बहुत कम बात होती है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. इसके बारे में ना बहुत कन्फ्यूजन है. फ्रीक्वेंसी इज़ समथिंग कि आपके इम्प्रेशंस को आप रीच से डिवाइड करते हो तो फ्रीक्वेंसी आता है. अब फ्रीक्वेंसी में ना बहुत लोगों को बहुत गलत फहमी है. फ्रीक्वेंसी ना 1.7, 1.8, 1.07, 1.08, 1.20 ऐसे कुछ एवरेज पे आते हैं. जब भी ये फ्रीक्वेंसी 2.0, 2.1 पे आई, मतलब कि आपके ऐड ख़राब हो गए हैं. ओके. अब लोगों को ये लगता है कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी 2 पे है, मतलब कि हर इंसान ने आपका ऐड 2 बार देखा है. अगर 3 पे है तो हर इंसान ने आपका ऐड समझो 3 बार देखा है. फॉर एग्जांपल 4 पे है तो 4 बार देखा है. तो लोग जितनी बार ऐड देखेंगे लोगों को और ये होगा कि यार परचेज करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं. ऐसा नहीं है. इसका एक और मतलब होता है. इसका मतलब ये है कि मेटा के AI को आपकी ऑडियंस मिल ही नहीं रही, तो वो बार बार उन्हीं लोगों को ऐड दिखा रहा है जो लोग ऐड देख चुके हैं और वो लोग एक्शन नहीं ले रहे. तो अगर फ्रीक्वेंसी को आप रेफ़र करो 2.1, 2.2 तक आपका फ्रीक्वेंसी गया, मतलब आपका ऐड अभी ख़त्म होना चालू हुआ है. सो दैट इज़ द टाइम यू शट इट ऑफ. तो ये मैट्रिक्स है जिसको मैं कंसिडर करता हूँ. CPR, CTR, CPC कॉस्ट पर क्लिक. कॉस्ट पर क्लिक जितना कम हो उतना अच्छा है. CPR कॉस्ट पर रिजल्ट जितना कम हो उतना अच्छा है. CTR क्लिक थ्रू रेट जितना ऊपर हो उतना अच्छा है. एंड या ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. वो जितना ऊपर हो उतना अच्छा है.
सो बस ये सब मैं देखता हूँ। सो आप जैसे फ्रीक्वेंसी का आपने बात की हाँ। है कि अगर वो कम होती है तो उसका मतलब है आप अच्छे उस पे चल रहे हो। हाँ। और अगर 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया तो वो एक खराब रिजल्ट माना जाता है, राइट? हाँ, बट ये हमेशा ऐसा नहीं रहता, 90% लोगों के लिए है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपका रीच 10,000 है, आपके इम्प्रेशंस 20,000 है, मतलब कि 20,000 बार आपका ऐड देखा गया है, ओके। लेकिन रीच 10,000 है, मतलब 10,000 लोगों तक ही ऐड पहुंचा है, लेकिन उसमें से लोगों ने 2 बार ऐड देख लिया है, वापस उनके पास पहुंचा है। तो ये ना कभी कभी इसीलिए होता है क्योंकि मेटा को आपकी ऑडियंस मिल नहीं रही। टू आंसर योर क्वेश्चन, हाँ, अगर ये 2 या 3 पे जा रहा है तो ये मतलब आपका ऐड ख़राब परफॉर्म कर रहा है। पर आप एआई को पूछोगे तो एआई बोलता है कि 2 से 4 तक बहुत अच्छा है फ्रीक्वेंसी, बट ऐसा नहीं है। 2 को क्रॉस होगा ना तो आपका ऐड मतलब वो फैटिक स्टेज में चला गया, मतलब थक चुका है, तो आपको बंद कर देना चाहिए। हाँ। आपने वो ऐड देखा है, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है ना? yes. अभी वो लोग अगर 5 साल तक वो ऐड चलाते तो लोग बोर हो जाते। हर ऐड की एक एक्सपायरी डेट है, तो मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 को क्रॉस करी है मतलब बेचारा आपका ऐड एक्सपायर हो चुका है, सो इट्स बेटर टू शट इट ऑफ। तो ये मैट्रिक्स में मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। नाइस सर, आपने मतलब सही जवाब दिया। ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ना अगर मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ तो ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। तो मुझे मतलब ये है कि मैं खुद सीख रही हूँ आपसे। तो जो पॉडकास्ट देख रहे हैं तो बेसिकली पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए था इन लोगों को। तो उन लोगों को पता रहेगा कि अब कैसे काम करना है, ठीक है? सो इससे अब मैं एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, तो वो मैं पूछूंगी कि जैसे लोग बोलते हैं ना लुक अलाइक ऑडियंस, सो व्हाट इज लुक अलाइक ऑडियंस एंड हाउ वी कैन मेक द बेस्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी? ओके, लुक अलाइक ऑडियंस में लुक अलाइक वर्ड समझते हैं, ये मैंने मेरे कोर्स में भी डाला है। लुक अलाइक ये जो वर्ड है इसका मतलब ऐसे दिखने वाली, ठीक है? ऐसे दिखने वाली ऑडियंस, ठीक है? जैसे आज मेरे पास परचेजेस आए, ठीक है? तो बहुत परचेजेस आ गए मेरे पास, ठीक है? अब मुझे अपना जो एम्पायर है वो और बड़ा करना है, ठीक है? मुझे और ऑडियंस चाहिए, लेकिन मुझे ना टेस्ट वेस्ट नहीं करना। तो मैं मेटा को क्या बोलता हूँ कि देखो अब ना मेटा बॉस, तुझे मेरी ऑडियंस पता है, मुझे भी मेरी ऑडियंस पता है, लेकिन मुझसे ज़्यादा तू जानता है, ठीक है? सो यू क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस फॉर मी। लुक अलाइक ऑडियंस वो होगी जो आपके जो कस्टमर्स है उनसे बहुत मैच करती है, ठीक है? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मैच करते हैं। जैसे अगर मैं वीडियो एडिटर हूँ और कोई मेरी लुक अलाइक ऑडियंस कोई क्रिएट कर रहा है तो मेटा देखेगी कि यार कोई डिजिटल मार्केटर हो, उसको टी शर्ट्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट टी शर्ट्स में हो, बेल्ट में कोई इंटरेस्टेड रहे, फैशन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड रहे, वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट रहे, तो वो लुक अलाइक ऑडियंस वो होती है। इसमें एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है दैट लुक अलाइक ऑडियंस उनकी वार्म ऑडियंस है। लुक अलाइक ऑडियंस वो होती है जो मेटा आपके लिए एक नई सेट ऑफ ऑडियंस क्रिएट करती है। वो आपकी कंप्लीटली कोल्ड ऑडियंस होती है, उनको आपके ब्रांड के बारे में कुछ नहीं पता, नथिंग एट ऑल, बस वो लोग आपके कस्टमर से मैच करते हैं। सो दे आर इन द टॉप ऑफ द फनल, दे आर नोन एज कोल्ड ऑडियंस एंड दे आर वॉचिंग योर एड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? सो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। बट लुक अलाइक ऑडियंस पीपल यूजुअली यूज़ टू स्केल अप। जब उनको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी और एक्सपांड करनी है, उनको मार्केट और बड़ा करना है, तब वो लोग लुक अलाइक ऑडियंस यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे आता है। यस, स्टार्ट में कभी कभी ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट द मोर यू डू द बेटर इट गेट्स फॉर यू। आहिस्ते आहिस्ते समझ आता है। अभी तो मतलब मुझे जो आप बोल रहे हो बेसिकली मुझे आप इतने इजी वे में बता रहे हो ना कि वो सारी चीज़ें मुझे दोबारा क्वेश्चन करने का वो ही नहीं है कि नहीं मुझे समझ नहीं आया कि मुझे समझ आ गया। आपने जो भी बताया आप इतना इजी वे में बता रहे हो, तभी तो आपने कोर्सेज बेचे हैं। ऐसे ही नहीं बिक रहा है, राइट? सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज that how do you tailor your ad strategies for different industries or types of business? Is there any formula? No, there is actually no that one fit formula for meta ads, क्योंकि हर बिजनेस अलग होता है, नीश अलग होता है, और सबकी अप्रोच बहुत अलग हो जाती है। मैंने किसी के लिए एड्स रन किए थे, वो ऑस्ट्रेलिया के थे,
वो पैकर्स एंड मूवर्स थे, ठीक है, जो रीलोकेटर्स होते हैं, जो घर शिफ्टिंग एंड ऑल में हेल्प करते हैं। अब उनकी अप्रोच बहुत अलग थी, एक कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो स्ट्रैटेजी लगती है बहुत अलग लगती है, इंडिया में बहुत अलग लगती है। बट द स्ट्रैटेजी दैट आई वुड यूज़, द थिंग्स दैट आई वुड डू इज़ यू नो वेरी सिंपल यार। आई हैव दिस कॉन्सेप्ट नोन एज पप्पू कॉन्सेप्ट। मैंने या पप्पू कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया था, मैंने कोर्स में बताया था दैट देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट दैट आई फॉलो विच इज़ नोन एज पप्पू कॉन्सेप्ट। एंड समझो कि आपके पास एक दुकान है, ठीक है, और एक फास्ट मूविंग हाईवे पे दुकान है, ओके, आप वहाँ पे चीज़ें बेच रहे हो, ये फैशन की चीज़ें या कोई भी चीज़ें बेच रहे हो, एंड वहाँ पे कोई रुक नहीं रहा, यू नो, फास्ट मूविंग हाईवे है, फुटफॉल्स नहीं है, तो आप एक किसी को हायर करते हो, उसका नाम है पप्पू। ओके, आप पप्पू को बोलते हो देखो यार बाहर जा, कस्टमर्स को लेके आ, मेरे को अपनी चीज़ें बेचनी है। तो पप्पू बाहर जाता है, फिर वापस आ जाता है, बोलते हैं लेकिन कैसे कस्टमर्स? तो आप उसको बताते हो देख मेरे पास जिम के प्रोडक्ट्स है, ये है, फिटनेस के प्रोडक्ट्स है। तो पप्पू जाता है, फिर कस्टमर्स को पकड़ पकड़ के लेके आता है, ठीक है। अभी जो पप्पू है ना, दिस इज़ लाइक मेटा एड्स, ये मेटा एड्स है, ठीक है। तो आपको मेटा एड्स को भी ना एग्जैक्टली यही चीज़ें बोलनी है। अगर आप बहुत डिटेल टारगेटिंग पप्पू को बोल दोगे तो पप्पू बोलेगा फर्स्ट वर्ड क्या था, मैं कंफ्यूज हो गया, भूल गया। हाँ, तो लिमिटेड चीज़ है, कीप इट वेरी सिंपल एंड यू नो बहुत आराम से उससे आपको प्रोग्रेस करना चाहिए, बहुत स्लोली स्केल अप करना चाहिए। बट ऐसे आप एक कोई फिक्स फॉर्मूला बोलोगे ना, तो ऐसे एक फॉर्मूलाज नहीं है, ठीक है। आई व्हेन आई रन एड्स ऑन मेटा, यू नो, आई रन इन अ वे दैट आई एम टॉकिंग टू मेटा, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि मेटा एक इंसान है और मैं उस पर चीज़ें बहुत लाइट रखता हूँ, कम या 2-3 डिटेल टारगेटिंग, फेसबुक इंस्टाग्राम प्लेसमेंट्स, एक्सीलेंट वीडियो क्रिएटर, एक्सीलेंट मैं वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, कम प्राइमरी टेक्स्ट, अच्छे ऑफर्स, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती होती है, जब भी कोई बहुत अच्छे क्रिएटिव्स डालते हैं, लोग उनके कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं, ये मैक्सिमम गलतियाँ हैं, ठीक है। और हर डिजिटल मार्केटर मुझसे एग्री करेगा, वो लोग उनके वेबसाइट पे आती है उनके ऑडियंस, और वेबसाइट पे आके पीछे चली जाती है, ठीक है। इसमें डिजिटल मार्केटर की गलती नहीं होती। मैंने बहुत लोगों को बोला है कि आपकी जो वेबसाइट है ना, उसको सिंपल रखो यार, इतने इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि वो चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस योर ऑडियंस, ओके। दिस इज़ द फॉर्मूला दैट कीप इट वेरी सिंपल, इम्पॉर्टेंट स्टफ, एंड द चेकआउट प्रोसेस शुड बी वेरी क्लीन एंड क्लियर, वेरी सिंपल। एंड ऑलवेज यू नो एक ऑफर डालिए चेकआउट पे भी, ताकि लोग चेकआउट तक आए और पीछे ना चले जाए। सो दिस इज़ द ओनली फॉर्मूला यार, यू नो, कीप इट वेरी सिंपल एंड या स्टार्ट स्मॉल। यू मीन अगर हम हमारी वेबसाइट पे बहुत स्टफ डाल देंगे, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स, बहुत सारा टेक्स्ट, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आजकल वैसे इतना कोई पढ़ता भी नहीं है, हाँ, लोगों के पास टाइम ही नहीं है इतना पढ़ने का। Exactly. वो बस देखते हैं, अगर प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, नहीं तो स्क्रॉल कर दो। यस, एग्जैक्टली बहुत चीज़ें डाल दी, बोलते ना व्हेन अ लॉट इज हैपनिंग ऑन द वेबसाइट देन नथिंग इज हैपनिंग ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो आप मतलब अपने कस्टमर्स को बोल रहे हो देखो यार मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, नहीं बॉस, कीप इट वेरी सिंपल, थोड़ी चीज़ें बताओ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ, और क्लीन वेबसाइट रखो, ठीक है। पहले चलती थी ये, मतलब पुराने ज़माने की वेबसाइट्स देखी हैं, उसमें भरा पड़ा रहता था, ये भी है, हाँ, ये भी है, ये भी है, एक्चुअली ये भी है। आप अभी के वेबसाइट देखोगे ना, अभी जो टॉप बिल्कुल clean परफॉर्मर्स है, बहुत क्लीन, बहुत बिल्कुल क्लीन clean है। ज़ारा की वेबसाइट ही देख लो आप। एग्जैक्टली, हाँ, ज़ारा कितना क्लीन है। एप्पल का देखो, एप्पल तो वहाँ पे सिर्फ एप्पल लिखा हुआ है, कुछ नहीं, बहुत क्लीन वेबसाइट्स रखते हैं वो लोग, और वही काम करता है, यू नो, दीज थिंग्स क्लिक। ये ट्रेंड में आ गई है चीज़ें कि आपको क्लीन रखना है अपनी वेबसाइट को, ज़्यादा आपको इसे भर के नहीं रखना है, टेक्स्ट इतना नहीं डालना है। बेसिकली आपने कहा कि ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं करना है, बस अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ताकि वो समझ जाए। एब्सोल्युटली। सो मुझे लगता है कि हम हमारे पॉडकास्ट के एंड मोमेंट पे आ चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे फिनिश करना चाहूँगी, और मैं ये लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसी कोई 5 टिप्स दीजिए हमारी ऑडियंस को कि वो जब मेटा एड्स रन करती है तो उन टिप्स का यूज़ करें उस टाइम पे। ऐसी कौन सी 5 टिप्स हैं जो आप बेस्ट समझते हो और देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? Okay, so the first thing I feel is that you know people try to trick Meta. ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, लोग ना थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं।
वो लोगों को सेल्स चाहिए होता है, लेकिन वो लोग अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। वो लोगों को लगता है अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता होता है। तो आप 1000 लोगों में समझो कि आप लाखों लोगों तक पहुँच जाते हो। पर अवेयरनेस कैंपेन का जो बकेट होता है ना, वो कम्प्लीटली अलग होता है। वो ऑडियंस कभी भी आपके ब्रांड के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ इंगेज नहीं करेगी। वो वीडियो देखेंगे एंटरटेनमेंटली और चले जाएंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट सेल्स, रन सेल्स कैंपेन ओनली। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डिटेल टारगेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, फॉर श्योर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जितना पहले इम्पॉर्टेंट था उतना शायद आज नहीं है। एंड डिटेल टारगेटिंग इज़ अबाउट सजेशन, नॉट बाउंड्री। आप मेटा को बोल रहे हो कि ये मेरी ऑडियंस है, ये जगह पे मेरी ऑडियंस है। मेटा को अगर लगा कि अब बाहर, इसके बाहर आपकी ऑडियंस है, तो मेटा बाहर जाएगी। सो डिटेल टारगेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 to 3 layers of detailed targeting is more than enough. That's it. Then comes your creatives. Okay, creatives are very important. Okay, go for video ads. Go for video ads where you look right in the camera. Talk about your product to your audiences. Okay, keep it raw with good lighting, good background and stuff, of course. Okay, presentation अच्छा होना चाहिए, but जितना आप प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे, ये चीज़ें करो। थर्ड थिंग, फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है दैट अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में मेटा के रिजल्ट्स नहीं आते। ओके, इट टेक्स टाइम। टेस्टिंग फेज को समझो। 1 महीने तक आप कोई डिसीजन मत लो। अपने कोई भी एड कैंपेन से इमोशनली अटैच मत हो। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो, ठीक है। टेक इट वेरी लाइटली, वेरी सिंपली, शॉर्ट स्टफ। आप 4-4 दिन के एड्स रन करोगे, आपको पता चलेगा कौन से एड्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ, I think I want to say this, and it is somewhat also related to Meta, that please understand the process of physical products and digital products. आज से 5 या 7 साल बाद शायद लोग इसके बारे में बात करेंगे और डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में उन लोगों को पता चलेगा और अच्छे से, और वैल्यू समझ आएगी। So yeah, that is the only thing. So these were the 5 things I would like to say. And एक 6 bonus चीज़ है, to follow Real Advice Pro and me, LB Mola Mad Ads. That's it. ये तो हमारी ऑडियंस भूल गई है। So I think that is all for today. और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने भी मेटा एड्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा, और ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पता है कहाँ जाना है, रियल एडवाइस प्रो के पेज पर, और आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मैं आपको मिलती हूँ अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।